हेलो। मेरा नाम है गौरव और मैं एक क्लास 10th की मैथ्स की वन शॉट वीडियोस की प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ फॉर द सेशन 2024-2025, जिसमें सारे चैप्टर्स कवर अप होंगे विद द मेन कंसेप्ट जो एज पर द सिलेबस। और वी विल बी कवरिंग फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी एंड एट द वेरी एंड मैं एक मास्टरमाइंड क्वेस्ट दे रहा हूँ हर एक स्लाइड्स में, हर एक वीडियो में, जहाँ पे आप सॉल्व करके पहले कुछ बच्चों को हम कुछ सरप्राइज गिफ्ट देने वाले। तो इस क्लास 10th की पहली चैप्टर है रियल नंबर, है ना। तो लेट्स बिगिन। ओके, रियल नंबर, है ना। दो वर्ड्स है इसमें, रियल और नंबर। नंबर तो समझ में आता है कि क्या ही होता है, और रियल भी समझ में आता है। मैं जब रियल बोलता हूँ ना, तो इससे तुम कैसे समझते हो? रियल सबसे तुम क्या मतलब, एक को रियल को एक्सप्लेन करना हो तो हाउ कैन वी एक्सप्लेन? वी कैन एक्सप्लेन इट एज जो एग्जिस्ट करता है ना। जो भी चीज एग्जिस्ट कर रही है दैट इज रियल। चाहे वो तुम्हारे आसपास कोई भी चीज हो। जिस जिस चीज पे आप बैठ रखे हो, वो चेयर अगर एग्जिस्ट कर रही है तो तुम उसे क्या कहोगे कि हाँ वो एक रियल चीज है। जिस टैब में या लैपटॉप में या फोन में तुम ये वीडियो देख रहे हो, वो चीज एग्जिस्ट कर रही है तो दैट इज रियल। तो एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट कैन बी कैटेगराइज्ड एंड सेड टू बी अ रियल थिंग। सेम गोज विद द नंबर्स, कि हर वो चीज, हर वो नंबर जो एग्जिस्ट करता है या एग्जिस्ट करने के लिए एक्सेप्टेड है, वो रियल होगा। अब इसको ना रिवर्स करके समझते हैं कि क्या ऐसा भी कोई नंबर है जो रियल नहीं हो सकता, जो एग्जिस्ट नहीं करे बट वो है। उसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ, है ना। कि लेट्स कंसिडर नेगेटिव नंबर इन अ रूट -4। ठीक है, -4 लिखने का क्या मतलब होता है ना। इसका वैल्यू तुम्हारे दिमाग में कभी कभी -2 आ सकता है, बट वो मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, और मैं इसको समझा रहा हूँ कि वो क्या है। इसका मीनिंग क्या है, इस पूरी चीज को जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है, दैट इज -4 अंडर रूट के अंदर। उसका मतलब क्या होता है? रूट का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने अंडर रूट के अंदर ए लिखा है, तो मुझे ये जानना है कि किस चीज को स्क्वायर करके, है ना, किसको स्क्वायर करके ए आया, स्क्वायर करने पे ए आया। करेक्ट, है ना। अंडर रूट ए का मतलब यही हुआ कि रूट के अंदर जो चीज है वो किसके स्क्वायरिंग पे मिली है। जिसके भी स्क्वायरिंग पे मिली है दैट इज द आंसर ऑफ रूट ए, वो इस रूट ए का आंसर होगा। तो इसी कंसेप्ट के ऊपर मैं यहाँ पे अगर आता हूँ, तो हमारे को वो कौन सा चीज है जिसके स्क्वायरिंग पे ये -4 मिला, है ना। ये -4, मैं सिर्फ 4 की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रूट के अंदर जो भी है वो जिस भी फॉर्मेट में है, जिस भी साइन के साथ है, वो पूरी चीज की बात होगी। तो वो कौन सा चीज है जिसको स्क्वायर करके मेरे को -4 मिला है? तो आप एक पल को सोच सकते हो, -2, कि -2 रहा होगा, उसको स्क्वायर करने पे -4 आया। तो -2 का स्क्वायरिंग पे क्या आएगा? माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस, एंड 2 इंटू 2 इज 4। 4 तो आ रहा है, लेकिन माइनस आ रहा है क्या? नहीं। अब कोई भी और तुक्का लगा लो, कोई भी इसमें शॉर्टकट लगा के देखो, कुछ भी, है ना। आपको पता है कि किसी भी चीज का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता। तो मतलब ये कि किसी का भी स्क्वायर कर लो, -4 तो नहीं आ सकता। करेक्ट। तो ये जो चीज हमने लिखी है आपके सामने, दिस कंप्लीट थिंग, है ना, ये पूरी चीज अंडर रूट -4, दिस इज नॉट रियल। दिस इज व्हाट? दिस इज नॉट रियल। और ऐसे नंबर की पढ़ाई आप 11th में करोगे, अंडर द टॉपिक, 11th या 12th में, है ना, अंडर द टॉपिक इमेजिनरी नंबर। तो ये कैसा नंबर है? एक इमेजिनरी नंबर। आई होप दैट्स क्लियर, है ना। तो जो मैथमेटिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ऐसा नंबर जो मैथमेटिकल ग्राउंड्स पे जिसका एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है ना, चाहे जो भी कारण, अगर वो इसका एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं, तो दैट इज कॉल्ड एज इमेजिनरी नंबर और सिंपली नॉट अ रियल नंबर। ठीक है ना। तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन है समझने के लिए कि रियल नंबर्स
जब आप समझ बोला जा रहा है तो उसका मतलब कि वो किस तरह के नंबर की बात कर रहा है। वो उस तरह के नंबर की बात कर रहा है जो मैथमेटिकली ट्रू है, मैथमेटिकली कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते, मैथ के कंसेप्ट के बाहर बियॉन्ड नहीं जाते, है ना। तो दोज नंबर्स आर रियल नंबर्स। आपने बहुत सारे तरह के नंबर्स पढ़ रखे हैं ना, नेचुरल नंबर पढ़ रखे होंगे, होल पढ़ रखा होगा, इंटीजर पढ़ रखा होगा, रेशनल्स पढ़ रखा होगा, फ्रैक्शन हो गया, डेसिमल हो गया, है ना, इरेशनल हो गया, ये सारे के सारे, इसके एग्जिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। इरेशनल में कभी कभी डाउट होता है ना कि हाँ डेसिमल फॉर्म में लिख दो तो 0.01 001 00001 और इस तरीके से चलती चली जा रही है ना, ना रिकरिंग है ना रिपीटिंग है। इस तरह के नंबर को आप क्या बोलते हो? इरेशनल बोलते हो। तो हाँ ठीक है, इरेशनल है, लेकिन ये रियल है, इसके एग्जिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ भाई ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप और इरेशनल को कैसे डिनोट करते हो? पाई को दिखाते हो ना, 3.14 और आगे की जो भी वैल्यूज आती है वो, है ना। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसके भी नंबर में हो, चाहे अजीबो गरीब सा हो, चाहे वो उसका डेसिमल फॉर्म चलता चला जा रहा हो, उस क्या मैथमेटिकली वो चीज़ पॉसिबल है, ट्रू है, तो वो रियल है। अगर वो चीज़ मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है, मैथ्स के डेफिनेशन के बाहर जा रही है, तो वो रियल नहीं होगी, है ना। दैट इज एज सिंपल एज दैट। तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन। द नेक्स्ट टॉपिक इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसका स्टेटमेंट क्या है? इसका स्टेटमेंट है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी expressed बोले तो factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs। चलो ये समझ में आए ना आए, कंपोजिट नंबर क्या होता है? दो चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कंपोजिट और प्राइम। कंपोजिट क्या? कंपोजिट जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, है ना, कि मोर देन टू फैक्टर्स, और दैट इज कंपोजिट। और प्राइम बोले तो हैविंग ओनली टू फैक्टर्स। वो भी कौन कौन, तुम जान ही रहो, एक वो नंबर खुद, और एक वन, वन एंड इटसेल्फ। दो होना चाहिए, है ना, दो फैक्टर्स, एक वन होना चाहिए और एक इटसेल्फ, दो अलग अलग। तो अब ये कह रहा है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर, है ना, फॉर एग्जांपल एक नंबर ले लेता हूं मैं, 12, इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, है ना। किसी कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करने का जो मेथड होता है, जो प्रोसेस होता है, इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन पता होगा। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या है, 2 6 से 12, फिर से 2 से करेंगे तो 3, और फिर 3 से करेंगे तो दैट गिव्स 1। तो दिस इज नथिंग बट सिंपली 2 into 2 into 3। तो एवरी कॉम्पोजिट नंबर यानी कि ये 12 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट फैक्टर ऑफ प्राइम्स, यानी कि 2 into 2 into 3, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे प्राइम फैक्टर अपीयर। बोले तो फिर 12 को आप 2 into 3 into 2 भी लिख सकते हो, आपका मन करे तो 3 into 2 into 2 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन आपके तरीके, चाहे पहले वाला हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, उसके फैक्टराइजेशन में 2 बार 2 आ रहा है और 1 बार 3 आ रहा है। आप वो पहले कौन सा लिख रहे हो, बाद में कौन सा लिख रहे हो, वो अलग बात है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन लिख आप 2 बार 2 रहे हो और 1 बार 3 रहे हो। तो यही आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि अगर कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होने वाला है, मतलब इकलौता एक ही तरीके से उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया जा सकता है, कोई और दूसरा तरीका है ही नहीं उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने का। जो एक 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 बार फैक्टराइजेशन करने पे जितने भी फैक्टर्स आ गए, वो आ गए, वही आएंगे। आप मान लो मैं इसे 12 को पहले 2 से ना करके 3 से करता तो 3 4 12, फिर वापस से वहीं पे आ जाता ना। आप चाहे कैसे भी कर लो, आपके पास उस फैक्टराइजेशन में 2 बार 2 आएगा और 1 बार 3 आएगा।
दिस इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एज सिंपल। तो ये है हमारा फंडामेंटल थ्योरम। अब है कि इसका जो थ्योरम हमने पढ़ रखा था यानी कि फंडामेंटल थ्योरम, उसका इस्तेमाल कैसे करें, कब कर सकते हैं। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, इसका कॉमन एप्लीकेशन। दो नंबर ले लेता हूँ, सिंपल छोटे छोटे नंबर लेता हूँ, 12 और 16 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो अब 12 को क्या लिखोगे, पीछे किया ही था, 2 इंटू 2 इंटू 3। और 16 को क्या लिखेंगे, 4 बार 2 लिख लो यार, है ना। अब हमें पता है कि 12 और 16 दोनों कॉम्पोजिट नंबर है, दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो गया है, और इसके अलावा कोई दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा एज पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो एच से बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या क्या है, एक टू इसमें भी कॉमन है, एक यहाँ पे भी कॉमन है। लेट मी जस्ट चेंज द कलर। एक आपका इधर भी है, एक इधर भी है। तो आपका एचसीएफ क्या आ गया, इसके अलावा तो कुछ और कॉमन नहीं हो रहा। आपका एचसीएफ आ गया 2 बार 2, यानी कि 2 इंटू 2, विच गिव्स आउट एज 4। और एलसीएम क्या आ गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोले तो एक ऐसा नंबर जो दोनों का मल्टीपल हो सबसे छोटा वाला। अच्छा, तो दोनों का कॉमन मल्टीपल, इसको मैं ब्लू से शो करता हूँ। एक बार 2 इधर आ रहा है, एक बार 2 इधर आ रहा है, तो वो लिख ले रहा हूँ मैं। दूसरा 2 वो लिख लिया। इसके अलावा जो बच गया वो लिख लेते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों का कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, तो जो उसमें दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो तो एक एक बार लिख लेंगे, क्योंकि वो इसमें भी कवर हो जाएगा, 12 में भी, और 16 के भी मल्टीपल में कवर हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा जो चीज 16 में रह गई वो भी लिख लेंगे, यानी कि 2 बार 2। और जो 12 में रह गई वो भी लिख लेंगे, यानी कि 1 बार 3। तो दैट इज 2 इंटू 2, दैट इज 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 6 इज 48, है ना। और 12 के टेबल में 4 टाइम्स में आता है 48, 16 के टेबल में 3 टाइम्स में आता है ना। दिस इज द कॉमन एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आप इसी तरीके से किसी और का भी नंबर का चेक कर सकते हैं, आपका मन करे तो आप देख लो यार। 4 और 6 का करके दिखते हैं, सिंपल छोटे छोटे नंबर। 4 का करोगे तो क्या है, 2 इंटू 2। 6 का करोगे क्या आएगा, 2 इंटू 3। एक टू दोनों में कॉमन है, तो ये आपका एचसीएफ हो जाएगा, जो कॉमन है वो। और एलसीएम क्या हो जाएगा, जो चीज़ कॉमन है वो एक बार लिख लो, और बाकी जो चीज़ बच गई उसको सारे को उतार दो। तो 12, तो एलसीएम 12 आ गया, एचसीएफ 2 आ गया। 4 के टेबल में 3 टाइम्स में 12 आता है, 6 के टेबल में 2 टाइम्स में 12 आता है। So this is the common application and use of the fundamental theorem of arithmetic. I hope that's clear. The next topic is applications of fundamental theorem of arithmetic. मैं बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ये, बड़े ध्यान से समझना है इसको। इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका स्टेटमेंट है कि लेट पी बी ए प्राइम नंबर। हमारे को एक प्राइम नंबर पी दे रखा है ना। वी आर ऑलरेडी गिवन विथ अ प्राइम नंबर दैट इज पी, है ना। मैथ्स में बहुत छोटे छोटे चीजें होती है जिसका ध्यान रखना होता है, और उसमें भी एक सीक्वेंस है, क्रोनोलॉजी है। क्या आप गिवन पहले नोटिस करके रख लो कि गिवन क्या है, आप क्या निकालना है, और उसी के बीच आपको एक ब्रिज बनाना है आपके प्रोसेस का, एंड दैट इज मैथ्स। बस इतना ही करना होता है। तो आपके पास क्या गिवन है, आपके पास गिवन है एक प्राइम नंबर पी, और उसके बाद वो पी क्या कर रहा है, किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। पी क्या है, पी की खास बात क्या है कि वो एक प्राइम नंबर है। वो एक प्राइम नंबर होकर के किसी के स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है, तो क्या वही पी उस नंबर को, जब वो स्क्वायर नहीं हुआ तब भी डिवाइड कर पाएगा क्या। दिस इज द स्टेटमेंट, है ना। कि इसमें गिवन क्या है, ये जो पहला वाला पोर्शन अंडरलाइन कर रखा है मैंने, दिस इज गिवन, है ना। ये भी गिवन है, और ये आपको फाइंड आउट करना है। ये एक प्राइम नंबर है और वो किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ये चीज गिवन है। तो अगर वो किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो क्या उस नंबर को भी वो डिवाइड कर पाएगा, यानी इसकी बात हो रही है। ये मैं एग्जांपल से पहले समझाता हूँ, फिर इसको जनरलाइज करके प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। कि प्राइम नंबर ले लो एक,
प्राइम नंबर ले लेते 3, और किसी का स्क्वायर ले लेते, सपोज ले लेते हम 6 का स्क्वायर ले लेते हैं, सपोज 6 का स्क्वायर, दैट इज 36। तो 3 क्या 36 को डिवाइड कर रहा है? 3 क्या 36 को डिवाइड कर रहा है? हाँ जी, कर रहा है ना। आप टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी लगा लो, 6 + 3 = 9, और वैसे भी 3 के टाइम टेबल में 12 टाइम्स में 36 आ रहा है, तो ये इसको कर रहा है। तो क्या 3 अगर 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना, मेरे को 36 से ज़्यादा इसको देखना कैसे है? इसको देखना है 6 के स्क्वायर के रूप में, है ना, कि 3 क्या है, 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो क्या 3 6 को भी डिवाइड कर देगा, है ना? क्या 3 6 को भी डिवाइड कर देगा? हाँ, ये तो हम जानते हैं कि कर देगा। यहाँ पे दोनों ही चीज़ें छोटी छोटी थी, तो ये मेरे को समझ में आ गया। अब इसको मेरे को ना प्रूफ करने का है ना, मेरे को ये जानना है कि हाँ ये कैसे कर रहा है, इसके पीछे क्या कोई कंसेप्ट है? ऑब्वियसली बात है, टॉपिक में लिख रखा है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का कंसेप्ट है ना, तो लग कैसे रहा है? तो लेट्स जस्ट प्रूव इट। एक सेकेंड में इसको हटा देता हूँ। हम एक नंबर मानते हैं ए, है ना, और ये इस ए की खास बात क्या है? इसके की ए की खास बात यह है कि कॉम्पोजिट नंबर। मैं इसको कॉम्पोजिट क्यों मान रहा हूँ, या इसको कॉम्पोजिट क्यों कह रहा हूँ, प्राइम क्यों नहीं कह रहा हूँ, वो मैं इस पूरी चीज को बताने के बाद समझा दूँ। अगर ये कॉम्पोजिट नंबर है तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी होगा और वो यूनिक भी होगा। तो हम मान लेते हैं कि इसके n नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। क्या मान लें? कि इसके n नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम सपोज P1, फिर ऐसे ही P2, और ये चीज चलती चली जाएगी कहाँ तक? Pn तक, है ना। पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर, तीसरा, चौथा, या जितने भी हो, है ना, वो सारे फैक्टर्स मैंने लिख दिए। अब उसमें कोई फैक्टर सेम भी है, जैसे कि 12 में 2 बार 2 आ रहा था, तो वहां पे भी यहाँ पे भी पॉसिबल है कि वैसा ही कुछ हो या ना हो, हमें उससे मतलब नहीं है। वो सारे के सारे को मैंने पी से रिप्रेजेंट किया हुआ है ना। तो अगर मैं ए को लिख रहा हूँ P1 से लेकर के Pn तक मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो ए स्क्वायर को क्या लिखूंगा? ए यानी कि दिस इनटू वापस से ए यानी कि दिस अगेन। आई होप दैट इज क्लियर। अब हमारे को स्टेटमेंट में क्या दे रखा था? हमारे को स्टेटमेंट में ये दे रखा है कि पी क्या एक प्राइम नंबर है, और वो क्या कर रहा है? ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अब ए स्क्वायर का ये क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका कोई और फैक्टर तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब कि जो हमारा पी है वो इन्हीं में से कोई एक होगा। पी इज वन ऑफ देम। क्यों? क्योंकि पी एक प्राइम नंबर है, ये स्टेटमेंट में गिवन है, और हमारा जो ये फैक्टराइजेशन है ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो इसमें सिर्फ प्राइम नंबर ही होंगे, और इसके अलावा दूसरा कोई फैक्टर हो नहीं सकता। ये हमारे को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से पता है। तो पी इज वन ऑफ देम। वन ऑफ व्हाट? P1 से लेके Pn तक की ही चीज आ रही है इसमें, तो P इज वन ऑफ P1 से लेके Pn तक के बीच से कोई एक चीज है। एंड P1 से लेके Pn तक किसके फैक्टर में आ रहा था? वो भाई साहब ए के फैक्टर में भी आ रहा था, है ना। तो अगर P P1 से लेके Pn के बीच में है, तो वो इसके इसके फैक्टराइजेशन में भी आएगा, ए ए के फैक्टराइजेशन में भी आएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि अगर वो P किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो P उस नंबर को, ओरिजिनली जो नंबर है बिना स्क्वायरिंग के, उसको भी डिवाइड कर देगा। ये आपका एप्लीकेशन हो गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आई होप दैट इज क्लियर। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में बोला था इस टॉपिक में कि मैंने इस ए को कॉम्पोजिट क्यों लिया, प्राइम क्यों नहीं लिया? मैं सिंपली अगर इसको प्राइम ही ले लेता, है ना,
तो इसका कोई प्राइम फैक्टराइजेशन होगा ही नहीं, वो यही का ही रह जाएगा। अब ए स्क्वायर को क्या लिखूंगा, ए इंटू ए। अगर ए प्राइम है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन बस इतना ही रह जाएगा। तो ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो ए इंटू ए आ जाएगा। अब पी अगर इसको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब पी खुद ए है ना। तो अगर वो ए है तो ए स्क्वायर वो डिवाइड करेगा तो ए को भी डिवाइड करेगा। तो इसको एक्सप्लेन करना इजी है, बट वो समझ में नहीं आएगा, और ये ये एक्सटेंड नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको नहीं बताया। इसको कॉम्पोजिट माना ताकि उससे जनरलाइज हो जाए और आप डिटेल में समझ सको। So this is the application of fundamental theorem of arithmetic. I hope that is clear. या सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज प्रूविंग इरेशनैलिटी। ठीक है, हम इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें हम किसी भी इरेशनल को ये प्रूव करेंगे कि वो इरेशनल है। अच्छा, वो कैसे करेंगे? जैसे कि फॉर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें सपोज रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना है। किसको प्रूव करना है? रूट 2। तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हम इसे एज्यूम करने वाले हैं कि ये जो चीज है वो एक रेशनल है। क्या है? रेशनल। अगर रेशनल होगी तो इसको हम ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे ए और बी दोनों क्या होंगे? दोनों होंगे इंटीजर्स। क्या होंगे? इंटीजर्स। तो प्रॉब्लम, और साथ के साथ जो बी है उसकी वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, ओके। हम मान लेते हैं कि दोनों का कुछ कॉमन फैक्टर रहा हो, है ना, सम कॉमन फैक्टर। लिखता हूँ यहाँ पे कि ए एंड बी हैव अ कॉमन फैक्टर। और वो कुछ भी हो सकता है कॉमन फैक्टर। मैं उस कॉमन फैक्टर को हटाने के बाद उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो रूट 2 को मैं लिख रहा हूँ, मान लेते हैं कि पी बाई क्यू के फॉर्म, पी बाई क्यू लिख रहा हूँ। ठीक है, अभी भी क्या है कि पी और क्यू जो है वो हमारा इंटीजर ही है, बट एंड सॉरी, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 बट विथ नो कॉमन फैक्टर। अब पी और क्यू के कोई कॉमन फैक्टर नहीं। अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकता हूँ, रूट 2 टाइम्स क्यू इज इक्वल टू पी, और स्क्वायर करके क्या लिख सकता हूँ कि 2q² इज इक्वल टू पी स्क्वायर। करेक्ट। अगर 2q² इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी। करेक्ट। क्यों पता, सॉरी, पी स्क्वायर। क्यों पता चल रहा है? क्योंकि पी स्क्वायर को हमने लिखा है ना, पी स्क्वायर को क्या लिखा है? 2 इंटू क्यू। मतलब कि 2q और ये q, तीनों ही चीज क्या है? पी स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे, तो जो उसको डिवाइड कर देगा उसका फैक्टर हो जाएगा, है ना। कंफ्यूजन तो नहीं है? कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए इसमें। जैसे कि 12 को मैं लिखता हूँ कि 2 इंटू 3 इंटू 3, सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है, ये वाला 2 भी इसका फैक्टर है ना। तो जो भी आप प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहे हो, उसका मतलब जो भी प्रोडक्ट के फॉर्म में नंबर्स लिखे जा रहे हैं वो सारे उसके फैक्टर्स होने वाले हैं। तो सिमिलरली 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। और जस्ट अभी हमने पहले पढ़ा कि अगर एक प्राइम नंबर, है ना, एक प्राइम नंबर यानी कि 2 किसी के स्क्वायर का अगर फैक्टर है, तो वही प्राइम नंबर 2 क्या होगा? उस ओरिजिनल नंबर का, यानी कि ओरिजिनल बोले तो बिना स्क्वायर के, कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू, सॉरी पी, 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी एज वेल, है ना, पी का भी फैक्टर हो जाएगा। करेक्ट। अगर 2p का फैक्टर होगा, है ना, 2p का फैक्टर होगा, तो p को क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स ऑफ समथिंग। अब वो समथिंग में मान लेता हूँ कि m है, 2m लिख देता हूँ। ठीक है। अब इस चीज को उठा करके वापस इधर पटक दो। ठीक है, अगर इधर पटक देंगे तो क्या मिलेगा हमें? इधर मिलेगा फिर 2 टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, पी के जगह पर मैं 2m रख दे रहा हूँ, तो 2m का होल स्क्वायर। फिर से आप फर्दर ऑन सिंप्लीफाई करेंगे तो 2q² इज इक्वल टू 4m²। आई होप दैट इज करेक्ट एंड क्लियर। अब इस 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमें क्या दिखेगा? हमें दिखेगा q² इज इक्वल टू 2m²। अच्छा, q² इज इक्वल टू 2m² का मतलब वापस से वही चीज हो जाएगी, क्या कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ q²। 2 इज अ फैक्टर ऑफ q²। और हमने फिर से वही चीज पढ़ रखी है जिसको याद करेंगे, क्या कि अगर कोई प्राइम नंबर
किसी के स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है या उसका फैक्टर हो रहा है, तो उस ओरिजिनल नंबर का भी वो फैक्टर होगा। ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा? क्यू। बिना स्क्वायर के क्या होगा कि टू इज अ फैक्टर ऑफ क्यू एज वेल। टू इज अ फैक्टर ऑफ क्यू, सिर्फ क्यू का भी फैक्टर है। अच्छा, अब हम क्या नोटिस करेंगे? अब हम नोटिस करेंगे ये वाला स्टेटमेंट जिसमें हमने ये लिखा कि टू इज अ फैक्टर ऑफ क्यू। ये वाला स्टेटमेंट जिसमें हमने लिखा कि टू इज अ फैक्टर ऑफ पी। और ये वाली चीज पी एंड क्यू, जहां पे इसके कॉमन फैक्टर नहीं, नो कॉमन फैक्टर, है ना, क्योंकि वो कॉमन फैक्टर को इलिमिनेट करके ही तो हमें पी वाई क्यू का फॉर्म मिला था। ठीक है। अब तीनों ही सेंटेंसेस को देखेंगे तो हमें क्या लग रहा है कि अगर वो पी और क्यू के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पे टू जो है वो पी का भी और क्यू का भी दोनों का कॉमन फैक्टर कैसे आ रहा है ना, क्या कि पी और क्यू का कोई कॉमन फैक्टर नहीं। और यहाँ से क्या हमें पता चल रहा है कि टू इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ पी, टू इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ क्यू, मतलब कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी हो रही है। गड़बड़ी क्या है? गड़बड़ी हमारे मानने में। ये कंफ्यूजन क्यों हो रहा? क्योंकि हमने ये मान लिया कि रूट टू जो है वो एक रेशनल नंबर है, तो देयर फोर रूट टू इज इरेशनल। जो हमने माना वो गलत है, इसीलिए ये चीज इरेशनल है, रेशनल। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, और इस तरह का क्वेश्चन एक पेपर में आएगा ही आएगा। यू कांट इग्नोर। आई होप दैट्स क्लियर। तो हमारा पहला क्वेश्चन कि चेक वेदर 6 raised to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। पहले तो ये समझते हैं कि एंड विद द डिजिट जीरो का क्या मतलब है ना। एंड विद द डिजिट जीरो का मतलब हुआ वंस प्लेस पे जीरो का होना। इसका होना जीरो वंस प्लेस पे, करेक्ट। वंस प्लेस पे जीरो होने का क्या मतलब होता है? वंस प्लेस पे जीरो होने का मतलब ये होता है कि दैट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल ऑफ 10। ठीक। मल्टीपल ऑफ 10 बोलने का क्या मतलब? मल्टीपल ऑफ 10 बोलने का मतलब हुआ मल्टीपल ऑफ 2 and 5, बोथ, है ना। उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 आना चाहिए, क्योंकि वो 10 का मल्टीपल होगा। तो 10 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो जो भी होगा वही चीज उस मल्टीपल में भी आना चाहिए। ठीक है। और क्योंकि हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से जानते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, तो उसमें 2 और 5 के अलावा चाहे कुछ भी आ जाए, लेकिन 2 और 5 का आना कंपलसरी है, क्योंकि 10 का दूसरा कोई प्राइम फैक्टराइजेशन तो हो नहीं सकता। तो 2 और 5 का आना कंपलसरी। मतलब अगर किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 है, एक, है ना, एक 2 और एक 5 मिनिमम, बाकी आगे कुछ भी रहे उससे हमें मतलब नहीं। एक 2 और एक 5 अगर है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो 10 का मल्टीपल होगा। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन पे वापस। क्वेश्चन क्या है कि चेक वेदर 6 की पावर n, है ना, 6 रेज टू द पावर n। अब समझते हैं कि 6 रेज टू द पावर n का मतलब क्या हुआ। 6 रेज टू द पावर n का मतलब क्या हुआ? 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर, कितनी दफा? n टाइम्स। 6 को 6 से n बारी मल्टीप्लाई कर, कि n की वैल्यू अगर 4 है तो 6 को 6 से 4 बारी मल्टीप्लाई किया, n को n की वैल्यू 10 है तो उसको उसी से 10 बार मल्टीप्लाई कर। आप चाहे n की वैल्यू कुछ भी रख दो, कुछ भी, उससे बदलेगा क्या? है ना, अलग अलग वैल्यूज पे, एन के अलग अलग वैल्यूज पे बदलेगा क्या? एन के अलग अलग वैल्यूज पे सिर्फ ये बदलेगा कि 6 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है 6 से, वो चेंज होगा, है ना। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 है सिंपली 2 into 3। मतलब 6 की पावर n में n चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, उसमें क्या कभी 5 आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 3 है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। तो 6 को 10 बार लेके आ जाओ तो भी वो 10 बार दो और 10 बार 3 ही आएंगे। 6 की पावर 100 लगा दूंगा तो भी 100 बार दो आएंगे और 100 बार 3 आएगा, 5 तो नहीं आ रहा कभी। तो जो हमारा बेस है ना, जो हमारा मेन नंबर बेस है यानी कि 6, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 2 और 5 आ रहे हैं, तो इसका मतलब
आपको आगे जाने की जरूरत नहीं, आपका हो जाएगा। n की वैल्यू एक रहे, चाहे दो रहे, चाहे 10 रहे, चाहे 100 रहे, वो हो जाएगा। अगर वो उसके बेस में, उसके प्राइम फैक्टर्स में आपका अगर 5 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब वो 10 के साथ एंड नहीं करने वाला, 0 के साथ बेसिकली एंड नहीं करने वाला, 10 का मल्टीपल नहीं। 5 इज नॉट अ फैक्टर, therefore for any value, है ना, for any value of n, 6 raised to the power n can never end with the digit. I hope that is clear. The next question is, if two positive integers x and y are expressible in terms of primes as p square q cube and y is equal to q times p cube, what can you say about their LCM and HCF? Is LCM a multiple of HCF? अच्छा, तो x क्या है भाई मेरा? x है इधर p स्क्वायर क्यू क्यूब। इसको अगर जरा एक्सपैंड करके लिखेंगे तो ये आएगा p इंटू पी टाइम्स q इंटू क्यू इंटू क्यू। इंटू क्यू, और y के साथ लिखेंगे तो दैट विल बी p क्यूब इंटू क्यू। एक्सपैंड करके लिखेंगे तो दैट इज p इंटू पी इंटू पी इंटू क्यू। एचसीएफ के लिए मैं क्या देखना होता है? एचसीएफ के लिए मैं देखना होता है कि कॉमन फैक्टर्स कौन है और कितनी बार है। एक पी तो मिल गया भाई, तो ये मैं लिख लेता हूँ, एचसीएफ इज इक्वल टू एक बार पी तो आ रहा है, दूसरा पी आ रहा है क्या? हाँ जी आ रहा है, दूसरा पी भी आ गया, वो भी लिख लिया। तीसरा पी आ रहा है क्या? यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे क्यू मिल रहा है, यहाँ पे भी एक क्यू है, इसके अलावा कुछ और नहीं है, तो यानी कि एच सी एफ इज पी स्क्वायर इंटू क्यू। और एलसीएम में क्या हमने देखा था? एलसीएम में देखा कि जो भी चीजें आ रही है वो तो आप लिख ही लो, पी इंटू क्यू, और इसके अलावा जो बच गया वो भी लिख लो, यानी कि पी इंटू दो क्यू, और दैट इज सिंपली पी क्यूब क्यू क्यूब, दैट इज एलसीएम। इसमें लास्ट का पोर्शन में क्या पूछा है? इसे पूछा है कि इज एलसीएम अ मल्टीपल ऑफ एचसीएफ? क्या एलसीएम जो है वो एचसीएफ का मल्टीपल है ना? इज एलसीएम मल्टीपल ऑफ एचसीएफ? तो हाँ है, बिल्कुल है, क्योंकि एलसीएम जब हम लिखते हैं स्टार्टिंग में तो हम क्या लिखते हैं? एचसीएफ में जो भी लिख रखा था वो सिंपली लिख लो, और उसके बाद जो भी चीजें बच गई थी दोनों में उसको उतार लो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एचसीएफ इनटू समथिंग इनटू द रिमेनिंग थिंग इज एलसीएम। तो एलसीएम इज सर्टेनली अ मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। आई होप दैट इज क्लियर। मैंने बिगनिंग में कहा था कि मैं लास्ट में एक मास्टरमाइंड क्वेस्ट दूंगा, जिसे सॉल्व करने वाले पहले कुछ बच्चों को आई विल बी गिविंग अ सरप्राइज गिफ्ट। तो जस्ट शेयर इट टू मी योर आंसर्स ऑन व्हाट्सएप. I will let you know that who is the winner, who is getting the gift. You will find the contact details in the description. So that is it from the first chapter of the real numbers. The next chapter is polynomials, which we will be covering in the next video. That's it. Thank you.